आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण में कारक क्या होते हैं। कारक वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं उनका वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। कोई संज्ञा उस क्रिया को पूरा करने का काम करती है, किसी संज्ञा पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कोई संज्ञा उस क्रिया के पूरा होने में साधन का कार्य करती है तो कोई संज्ञा उस क्रिया के घटित होने का आधार बनती है। एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। इस वाक्य की क्रिया है पीना। इसको पूरा करने में तीन संज्ञाएं बच्चा, बोतल तथा दूध अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। पीने का काम करने वाली संज्ञा है बच्चा, पिए जाने वाली वस्तु है दूध तथा दूध पिए जाने का साधन है बोतल। कहने का तात्पर्य यही है कि पीना क्रिया के साथ वाक्य की तीनों संज्ञाएं किसी न किसी संबंध से जुड़ी हुई हैं। व्याकरण में इसी संबंध को कारक कहते हैं। तो हम कारक की परिभाषा क्या बोल सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वाक्य की संज्ञाओं और क्रिया के बीच के इस संबंध को कैसे पहचाना जाए। वास्तव में हर भाषा इस संबंध को अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिंदी में इस संबंध को प्रसर्गों जैसे ने, से, को, पर आदि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, अतः प्रसर्गों को कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। हम वापस से कारक की परिभाषा को बोलेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य में संज्ञाओं और क्रिया के बीच के संबंध की प्रकृति को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारक के 6 भेद बताए थे। संस्कृत में कारक के 6 भेद बताए गए थे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। लेकिन आगे चलकर इस सूची में 2 नाम और जोड़ दिए गए, वो थे संबंध और संबोधन। तो अब इन सभी कारकों तथा उनके कारकीय चिन्हों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कारक के प्रकार। कारक के प्रकार, पहला होता है कर्ता, जो कि काम करने वाला होता है, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें कारकीय चिन्ह होते हैं ने, से, के द्वारा। इसमें कारक चिन्ह होते हैं ने, से, के द्वारा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होगी। कर्ता कारक को व्यक्त करने वाला केवल ने चिन्ह ही नहीं बल्कि शून्य, से, के द्वारा आदि भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं। कर्म, जिस पर काम का फल पड़े, कर्म कारक होता है। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। करण कारक, जिसके द्वारा काम किया जाए, इसमें कारक चिन्ह होते हैं से, के द्वारा। करण का अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में होती है। अगला है हमारे पास चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। इसके कारक चिन्ह होते हैं को और के लिए। पांचवा होता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का प्रभाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा अपादान कारक में आती है। किसी भी चीज से दूसरी चीज का अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। समुद्र से तेल निकाला जाएगा तो समुद्र से तेल अलग कर दिया जाएगा। संबंध कारक, जो संबंध जोड़ता है वो संबंध कारक कहलाता है। तो संबंध कारक क्या होता है? जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है वहां वे संज्ञा सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे एक आपका इसको हम देते हैं उदाहरण, रमेश का भाई बीमार है। वाक्य में रमेश तथा भाई दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध को का प्रसर्ग से दिखाया गया है। यहाँ संज्ञा रमेश दूसरी संज्ञा भाई के साथ संबंध कारक में है। तो संबंध कारक के कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण, जिस
क्रिया के जिस स्थान या समय पर घटित होती है, क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, उस स्थान या समय के लिए जो संज्ञा आधार बनती है वही अधिकरण कारक में कही जाती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा है, वाक्य में छत संज्ञा बच्चे के बैठने का आधार बनी है, अतः यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा संज्ञा के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारक चिन्ह पर है। तो अधिकरण कारक में कारक चिन्ह क्या होते हैं? में, पर। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसका एक और उदाहरण। बिल्ली रसोई में है, इसका दूसरा उदाहरण। इस प्रकार के उदाहरण होते हैं, कारक चिन्ह में और पर होते हैं। संबोधन, संबोधन क्या होता है? जिन शब्दों से पुकारा जाए, जिन शब्दों से पुकारते हैं वो संबोधन होते हैं। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। संबोधित संज्ञा के से पहले प्राय हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे, हे राम, ये लड़का कब सुधरेगा? भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस प्रकार के शब्द संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, संप्रदान तथा कर्म कारक में को चिन्ह के प्रयोग में अंतर। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान में किसी के लिए कार्य किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है। जैसे साक्षी ने फलों को काटा, तो फलों को क्या है? कर्म कारक। उसने अपने पिताजी को फल दिए, तो पिताजी को में है संप्रदान कारक। करण तथा अपादान कारक में से चिन्ह के प्रयोग में अंतर। करण कारक में किसी के द्वारा कार्य किए जाने का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में किसी से अलग होने के बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है। जैसे दर्जी कैंची से कपड़े काटता है, यह है करण कारक। वह बाजार से फल लाया, यह है अपादान कारक। तो आपको कारक चिन्हों को याद करना है, कारक चिन्हों का अध्ययन करना है और इनका अभ्यास करना है। धन्यवाद।